अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया के एक ऐसे जजीरे की जिसे दुनिया का जेवर कहा जाता है, और ये जेवर यूरोप के जनूब में वाक़ है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जो 2 मुल्कों का दारुल हुकूमत है। इस जजीरे को भी दुनिया का मुतनाज़ा तरीन इलाका माना जाता है। शायद इसी जजीरे की वजह से तुर्की और ग्रीस में जंग भी हो सकती है। दुनिया की सबसे पुरानी वायर्स भी यहाँ बनाई गई थी, और दुनिया के सबसे पुराने पानी के कुएं भी इसी जजीरे में पाए जाते हैं। और यहाँ की लड़कियाँ यूरोप के तमाम मुल्कों की निस्बत ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ही खूबसूरत और फैशन करने वाली मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरे साइप्रस या कब्रस की एक शानदार सैर पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं, इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। ये मशरकी बहरा रूम का एक जजीरा और मुल्क है जो अनातोलिया के जनूब में वाक़ है। कब्रिस बहरा रूम का तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला जजीरा भी है। कब्रिस जजीरा होने की वजह से किसी दूसरे मुल्क के साथ बराह रास्त नहीं मिलता, मगर करीब तरीन साहिल तुर्की और मुल्क शाम के हैं। यह ग्रीस के मशरक, मिस्र के शुमाल, तुर्की के जनूब और लबनान और शाम के मगरब में वाक़ है। कब्रिस की जमीनी सरहदें बरतानिया के साथ भी मिलती हैं। जजीरे का शुमाल मशरकी हिस्सा खुद मुख्तार तुर्क जमहूरियत शुमाली कब्रिस के ज़ेर इंतजाम है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 9251 मुरब्बा किलोमीटर या 3572 मुरब्बा मील के रकबे पर मुहित है, और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 162वें नंबर पर आता है। तकरीबन 11 लाख लोगों की आबादी इस मुल्क में रहती है, जिनमें से 78% ईसाई, 18% मुसलमान हैं। बाकी मज़ाहिब के लोग कम पाए जाते हैं। यूनानी जो 80% बोली जाती है, और तुर्की जो 0.2% इस्तेमाल होती है, यहाँ की सरकारी जबानें हैं। जबकि इंग्लिश 4.1%, रोमेनियन 2.9%, रशियन 2.5%, बल्गारियन 2.2%, अरबिक 1.2%, फिलिपाइनी 1.1%, बाकी जबानें 4.3% बोली जाती हैं। इसका सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत निकोसिया है, और ये दुनिया का वाहिद शहर है जो कि 2 मुल्कों का दारुल हुकूमत है, जो तुर्क और यूनानी कब्रिस में तकसीम है। इस शहर के बाजार, म्यूजियम और तारीखी दीवारें सियाहों के लिए खास दिलचस्पी का बायस है। 1913 में बरतानवी नौ आबादियाती बनने वाला कब्रिस 1960 में बरतानिया से आजादी हासिल करने में कामयाब हुआ। 11 साल तक फसादात के बाद 1964 में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज तैनात की गई, जिसके बाद जजीरे के यूनान के साथ इल्हाक किया गया, जिस पर तुर्की ने 1974 में जजीरे पर हमला कर दिया। उसके नतीजे में शुमाली कब्रिस में तुर्की की हुकूमत कायम हो गई, जिसे तुर्क जमहूरी शुमाली कब्रिस कहलाती है, लेकिन इसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करती। शुमाली कब्रिस और कब्रिस एक खत के जरिए तकसीम है, जिसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। शुमाली कब्रिस को सिर्फ तुर्की की हुकूमत तस्लीम करती है, जबकि कब्रिस 1 मई 2004 को यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। कब्रिस की करेंसी यूरो है, जो इस वक्त पाकिस्तानी 310 रुपए, इंडियन 92 रुपए के बराबर है। इसका GDP $55 बिलियन है, और ये GDP के लिहाज से दुनिया भर में 105वें नंबर पर आता है, और फी कस आमदनी $37,150 है, और ये दुनिया का 27वां अमीर तरीन आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, कब्रिस का कुदरती हुस्न बेमिसाल है। यहाँ के नीले समंदर, सब्ज पहाड़ और खूबसूरत साहिल सियाहों को जादू की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ का मौसम और साफ शिफाफ पानी वाला दिलकश साहिल इसकी सियाहों में मकबूलियत की एक वजह है। इसी वजह से पिछले साल 3.8 मिलियन सियाहों ने वहाँ का रुख किया, और इसके बीचेस बहुत ही खूबसूरत है। तुर्की की तरह इसके खूबसूरत और साफ सुथरे बीचेस की वजह से कई आदमी अवार्ड भी मिल चुके हैं, और बीचेस के हवाले से यूरोप का दूसरा मुल्क है। पिछले साल जुलाई में कब्रिस के जनूबी साहिल पर यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा कैसीनो रिजॉर्ट खोला गया है, और वहाँ की हुकूमत को तवक्को है कि इस वजह से इस जजीरे का रुख करने वाले सियाहों की सालाना तादाद में 3 लाख का इजाफा होगा। कब्रिस में रूसियों की बड़ी तादाद भी रिहाइश पजीर है, और वहाँ ये ख्याल किया जाता है कि कब्रिस रूसियों की जानब से मनी लॉन्ड्रिंग का मरकज बन रहा है, जहाँ अमीर रूसी अफराद मगरबी ममालिक की जानब से आयत पाबंदियों से बच रहे हैं। लेकिन कब्रिस में हुकाम ने उन अफराद पर क्रैक डाउन किया है जो अमेरिका और बरतानिया के मुताबिक यूक्रेन जंग के बाद लगाई गई मगरबी पाबंदियों से बचने में रूसी अफराद की मदद कर रहे थे। कब्रिस जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। इस जजीरे पर जो ताकत भी कब्जा करती है, उसे बहरा रूम पर गलबा हासिल हो जाता है। यही वजह है कि कदीम जमाने से
ही कब्रस पर हर आलमी ताकत की नजर रही है। कदीम जमाने में ये यूनानियों के कब्जे में रहा, फिर रूमी गालिब आ गए और इसे रोमन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। 653 में मुसलमानों ने इस जजीरे पर कब्जा किया, लेकिन इस पर हकीकी और मजबूत इक़्तिदार उस्मानियों ने कायम किया, जो 1571 से 1878 तक उस्मानियों के कब्जे में रहा। तब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हो चुका था और एक एक करके मुख्तलिफ इलाके इसके हाथों से निकलते जा रहे थे। कब्रस भी निकल गया और बरतानिया ने इस पर कब्जा कर लिया। पहली जंग अजीम हारने के बाद तो तुर्की का कब्रस पर रहा सहाद दावा भी खत्म हो गया और ये जजीरा बरतानिया की क्राउन कॉलोनी का हिस्सा बन गया। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया भर में आजादी की एक जबरदस्त लहर उठी। कब्रस में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ तक कि 1960 में बरतानिया ने इसे आजाद कर दिया। अब कब्रस आजाद तो था, लेकिन एक बड़ा मसला जन्म ले चुका था, वो जो अब तक दबा हुआ था। अगर आप कब्रस का मसला समझना चाहते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जहन में रखें। कब्रस में यूनानी अक्सरियत में थे और तुर्क अकलियत में। यूनानी चाहते थे कि कब्रस का इलाका यूनान से हो और तुर्कों की ख्वाहिश थी कि कब्रस को तकसीम किया जाए और जिन इलाकों में तुर्कों की अक्सरियत है वो तुर्की में शामिल हो जाएं। तुर्क इस मंसूबे को तकसीम कहते थे, बिल्कुल हमारी तकसीम हिंद की तरह। बरतानिया ने 1959 में तुर्की और यूनान की मदद से कब्रस में एक आजाद हुकूमत बनाई, लेकिन चंद शर्तों के साथ। पहली शर्त यह कि कोई भी यूनान या तुर्की के साथ इल्हाक की बात नहीं करेगा और दूसरी ये कि बरतानिया के फौजी अड्डे मौजूद रहेंगे। इस मुआहदे में तुर्की, यूनान और बरतानिया जामिन बने। इसको मुआहदा ज़्यूरिख कहते हैं। अब कानून के मुताबिक मुल्क का सदर यूनानी होगा और नायब सदर तुर्क। दोनों का इंतखाब मुल्क की यूनानी और तुर्क आबादियां करेंगी और दोनों ही के पास वीटो पावर भी होगी। फिर काबीना और सरकारी ओहदों में भी 30% हिस्सा तुर्कों को दिया जाएगा। लेकिन दुनिया भर की कौम परस्तों की तरह कब्रस की यूनानियों की भी हरकतें निराली थी। उनकी अजीब और गरीब इक़दामात की वजह से हालात बिगड़ते चले गए, यहाँ तक कि 1963 में तुर्कों को हासिल आईनी हकूक भी छीन लिए गए, मुकम्मल तौर पर गैर आईनी तरीके से। 1974 में यूनान की फौजी हुकूमत की पुष्ट पनाही के साथ कब्रस के नेशनल गार्ड्स ने बगावत कर दी और कब्रस की हुकूमत का ही खात्मा कर दिया। यहाँ तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर नेटो और बरतानिया तक सबका दरवाजा खटखटाया वो कब्रस के मामले को देखें, लेकिन जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो तुर्की ने 20 जुलाई 1974 को कब्रस में अपनी फौज उतार दी। तुर्क फौज मैदान में कदम रखते ही आगे बढ़ती चली गई और जब तक सीज फायर हुआ तब तक तुर्क अच्छा खासा इलाका हासिल कर चुके थे, तकरीबन 3355 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका। मुत्तहिदा कब्रस का दारुल-हुकूमत निकोसिया भी तुर्कों के हाथ आ गया। इस कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि कब्रस अमलन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और उसे जुदा करने वाली सरहद थी ग्रीन लाइन। जंग के बाद लाखों अफराद ने ग्रीन लाइन के पार हिजरत की। तुर्की ने लंबे अरसे तक कब्रस का मसला हमेशा हल करने की कोशिश की, लेकिन यूनान और आलमी ताकतों ने हमेशा तुर्की से गैर हकीकत पसंदाना मुतालबात किए। यहाँ तक कि 15 नवंबर 1983 को शुमाली कब्रस ने आजादी का ऐलान कर दिया और नाम रखा तुर्क जमहूरियत शुमाली कब्रस। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसे आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम भी कर लिया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के दबाव की वजह से उन्हें ये इक़दाम वापस लेना पड़ा। यूँ तकरीबन 40 साल बाद भी शुमाली कब्रस को सिर्फ एक मुल्क ही तस्लीम करता है, यानी तुर्की। आजादी तस्लीम न करने की वजह से शुमाली कब्रस तरक्की के दौर में पीछे रह गया। जो सलाहियतें हैं, जो वसाइल मौजूद हैं, उनके मुताबिक आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि इसे आलमी तिजारत के लिए अपनी बंदरगाहें तक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद आज शुमाली कब्रस की कुल मकामी पैदावार यानी GDP 4.23 अरब डॉलर है और फी का आमदनी तकरीबन $15,000 यानी पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। खैर कोई माने या ना माने, हकीकत ये है कि कब्रस का जजीरा आज भी 2 हिस्सों में तकसीम है। आप इसे यूनानी और तुर्क तकसीम कहें, मसीही और मुस्लिम तकसीम कहें या कुछ भी, लेकिन ये मौजूद है और इस हकीकत से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। पिछले 4 सालों में कब्रस का मामला मजीद बिगड़ा। यूनान ने कब्रस के साहिल के साथ उन इलाकों में तेल और गैस तलाश करने का काम शुरू कर दिया था जो शुमाली कब्रस का हिस्सा है। इस इकदाम पर तुर्की ने एहतजाज किया, लेकिन उसका नतीजा हमेशा की तरह वही निकला। लेकिन तुर्की भी जानता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कैसे किया जाता है। उसने अपनी ताकतवर बहरिया की निगरानी में तेल और गैस तलाश करने वाले कई बहरी जहाज इलाके में भेज दिए और अब यूनान की हिम्मत नहीं कि वो शुमाली कब्रस के साहिल इलाकों का भी रुख करे। दोस्तों, तिजारत, जहाज रानी और सियाहत की वजह से
قبرص کے لوگوں کا معیار زندگی اسپین، اٹلی اور یونان کے لوگوں کے برابر ہے۔ سارا جزیرہ خوشحالی، سکون، امن و امان، اطمینان، اچھی حکمرانی اور عوام کی خوش و خرم اور محفوظ زندگی کا تاثر دیتا ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ انسان بڑی خوبیوں سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اگر ہم اس کے دلچسپ حقائق پر نظر ڈالیں تو قبرص اپنی دھوپ کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں ہر سال 300 سے زائد دنوں تک سورج چمکتا ہے، جو برطانیہ میں ملنے والی دھوپ کی مقدار سے 2 گنا زیادہ ہے۔ اس ملک کی آبادی کا تقریباً 20 سے 30% حصہ سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ اپنی آبادی کے اس غیر صحت مند عادت کو کم کرنے کے لیے وہاں کی حکومت نے سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی، لیکن ملک بھر میں مختلف مقامات پر ابھی بھی سگریٹ نوشی کی اجازت ہے۔ قبرص یورپی یونین کے صرف 4 ممالک میں سے ایک ہے جہاں گاڑیاں سڑک کے بائیں جانب چلتی ہیں۔ باقی 3 ممالک میں برطانیہ، آئرلینڈ اور مالٹا شامل ہیں۔ دنیا میں موجود کل 1901 پھولدار پودوں کی اقسام میں سے 140 اقسام ایسی ہیں جو صرف قبرص میں پائی جاتی ہیں اور دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی۔ دنیا میں صرف 2 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے جھنڈے پر اپنے ملک کا نقشہ بنایا، پہلا قبرص ہے اور دوسرا کوسووو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قبرص ایک جزیرہ نما ملک ہے، مگر وہاں کے لوگ مچھلی پکڑنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کھانا پسند کرتے ہیں، ورنہ جو بھی جزیرے نما ملک ہیں ان سب کی مرغوب غذا مچھلی ہی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ قبرص کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس ملک کا نقشہ سگار کے پائپ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قبرص کا ایک پورا شہر یونیسکو کے عالمی ورثہ میں شامل ہے؟ اس شہر کا نام پافوس ہے۔ اس ملک میں مجموعی طور پر 3 یونیسکو عالمی ورثہ کی سائٹس ہیں اور قبرص بحیرہ روم کے علاقے میں ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم ترین شراب بھی قبرص میں ہی بنائی گئی تھی۔ کمانڈا ماریا کو دنیا کی سب سے قدیم شراب تسلیم کیا جاتا ہے جو 5000 سال پہلے تیار کی گئی تھی۔ قبرص واحد غیر ملکی مقام ہے جہاں ایک انگلش شاہی شادی ہوئی تھی جو 12 مئی 1191 کو بادشاہ رچرڈ اور ملکہ جوانا کے درمیان ہوئی۔ دنیا کے سب سے قدیم پانی کے کنویں قبرص میں پائے جاتے ہیں۔ قبرص کا سب سے بڑا بینک قبرص کی آرتھوڈوکس چرچ کی زیر ملکیت ہے۔ چرچ جزیرے کے لوگوں کی سماجی اور سیاسی زندگی میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قبرص 16 اگست 1960 کو برطانیہ سے آزاد ہوا، لیکن یہ ہر سال 1 اکتوبر کو اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ یہ قوم تانبے اور کانسی کے دور میں ایک سنہری دور سے گزری جب یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک تھا۔ اس ملک میں زیادہ تر انحصار سیاحت پر ہوتا ہے اور یہاں ہر سال تقریباً 50 سے 60 لاکھ سیاح اس خوبصورت جزیرے کو دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ ملک ترقی یافتہ بن چکا ہے، جبکہ اس کے برعکس شمالی قبرص جہاں ترکی کی حکومت ہے وہاں کرنسی بھی ترکش لیرا چلتا ہے اور وہاں صرف ترکی ہی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ قبرص میں تقریباً 10 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہیں، اور ان یونیورسٹیز میں سے پوری دنیا سے غیر ملکی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہاں تعلیم حاصل کرنا باقی یورپین ممالک سے نسبتاً سستی ہے اور معیار وہی انٹرنیشنل لیول کا ملتا ہے، اور وہاں کی حکومت اپنے لوگوں کی تعلیم پر بھی اچھی خاصی رقم خرچ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں تعلیم بالکل فری ہے اور ان کا لٹریسی ریٹ بھی تقریباً 97% سے زائد تک پہنچ گیا ہے۔ دوستو، ایک اہم بات بتاتا چلوں، قبرص میں کچھ کیفے ایسے بھی ہیں جو صرف اور صرف مردوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، اور قبرص کے لوگ ہفتے میں ایک بار اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں اپنا فیوریٹ کھانا کھانے لازمی جاتے ہیں، اور یہ لوگ کھانوں سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے ہیں، اور قبرص کو دنیا کے پرامن اور محفوظ ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوستو، قبرص کی لڑکیاں بہت ہی خوبصورت اور فرینڈلی طبیعت کی مالک ہیں، اور وہاں کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ توجہ بھی دیتی ہیں، اسی وجہ سے وہاں ہیئر ڈریسرز، بیوٹیشین آفیسز ہر جگہ دکھائی دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی یورپ کے خوبصورت ترین اور دنیا کے زیور نما ملک قبرص کی ایک شاندار اور دلکش سرزمین کی خوبصورت سیر کا پہلا حصہ۔ امید ہے یہ سیر آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ نگہبان۔